हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के इस चैप्टर पे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की हेडिंग से ही हम समझ पा रहे हैं कि इसमें हम स्टडी करने वाले हैं हमारी अर्थ के उस रोल के बारे में जो कि वो प्ले करती है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम अगर हम देखें तो अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक बहुत ही क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट माना गया है, बिकॉज स्टिल आज भी हमें नहीं मालूम है कि हमारी इस गैलेक्सी के आगे या हमारे इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के आगे और क्या है, और कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल है, और कितनी ऐसी स्टार्स हैं जिनको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल जानना बाकी है, और कुछ जो हम जान गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। सो व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। बेसिकली जितनी भी बॉडीज आपको स्काई में नजर आती है, जो भी आप आसमान में देख पाते हैं, वो कहलाती हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्योंकि एरोप्लेन को भी स्काई में देख सकते हैं तो आप उसको सेलेस्टियल बॉडी काउंट करेंगे, नहीं। बेसिकली जितने नेचुरल बॉडीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको शाइन करते हुए मिलते हैं नाइट टाइम में, वो कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, सच एज हमारा जो सन है उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है और काफी हॉट भी है। ओके, फिर होता क्या है दैट सेलेस्टियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। जनरली जो बनी होती हैं गैसेस से ही बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। बेसिकली कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और वो उसी लाइट को एमिट करने का काम करते हैं। तो जो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की हीट है और जो लाइट को एमिट करने का काम करे, दैट मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज विद देयर own heat and light which they emit in large amounts are called stars. Okay, और जो सन है वो एक स्टार है। द सन इज अ स्टार, इसको आप याद रखें। सेलेस्टियल बॉडीज की हमने बात की, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि स्टार्स की बात उठी है तो स्टार्स से और ऐसी कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं या स्टार्स अपने आप में क्या रोल प्ले करते हैं उसको देखते हैं। तो स्टार्स की वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती है वो कहलाती है कॉन्स्टलेशंस। हिंदी में कहें तो तारामंडल। तारामंडल, अब आप अगर इस वर्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दैट तारा एंड मंडल। सो मतलब तारों की वजह से या तारों की ऐसी मंडली या एक ऐसा ग्रुपिंग हो जाना जिसकी वजह से आपको कुछ स्पेसिफिक शेप्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन ही यही है that different groups of stars are called constellations. Okay, इसके एग्जाम्पल में आता है उर्सा मेजर, और जिसको आप बिग बियर भी कहते हो, एंड सबसे कॉमन जो हम जानते हैं और हमें दिखता भी है बहुत इजीली, दैट इज सप्तऋषि। सप्तऋषि जो वर्ड है उसका मतलब समझिए आप, दैट सप्तऋषि में सप्त मीन्स होता है 7 एंड ऋषि मीन्स होता है सेजेस। तो समवेयर हमारे जो हिंदू पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है, मैं सप्त ऋषियों के नाम के उस पे हमने क्या किया है, जो 7 स्टार का कॉन्स्टलेशन हमको देखने को मिलता है उसको हमने नाम दिया है सप्तऋषि तारामंडल या सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ओके, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक ऐसा स्टार आपको मिलेगा नॉर्थ डायरेक्शन में जो कि आपको डायरेक्शन बताने में हेल्पफुल होता है। ओके, जिसको आप पोल स्टार भी कह सकते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। नॉर्थ स्टार एक ऐसा स्टार है जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। ओके, तो ये बात हो गई कॉन्स्टलेशंस की। अब देखिए ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ इससे आप समझिए, अगर यहाँ पर एक कॉन्स्टलेशन है फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये जो स्टार है इनके जो दो स्टार्स की मदद से आप नॉर्थ स्टार को देख पा रहे हैं, तो ये जो दो स्टार्स हैं ये कहलाते हैं पॉइंट स्टार्स, और इसकी मदद से आप देख पाते हैं आपका नॉर्थ स्टार। ओके, सो ये बात हो गई हमारे कॉन्स्टलेशंस और सेलेस्टियल बॉडीज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लैनेट्स की। अब देखिए हमने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार्स भी होते हैं, सन, मून, अर्थ, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, अब अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, तो अब हम सिर्फ प्लैनेट बोलेंगे तो आप समझेंगे कि हम अर्थ के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की कोई हीट नहीं होती, खुद की कोई लाइट नहीं होती। ओके, वो क्या करती हैं, वो
स्टार्स की जो लाइट होती है ना उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, या सन की लाइट को कह सकते हैं, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार। सो प्लैनेट्स जो होते हैं वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिनकी खुद की कोई हीट नहीं होती, खुद की कोई लाइट नहीं होती, और वो जनरली जो है एक स्टार की मदद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मतलब प्रोड्यूस नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई एंड विच मीन्स वॉन्डरर्स। अब वॉन्डरर्स का मतलब हम सभी को पता है घूमने वाली, हिंदी में कहें तो घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं। तो वॉन्डरर्स वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है घूमने वाले। सो इसी से समझ में आ रहा है कि प्लैनेट्स कहीं ना कहीं घूमते होंगे। ओके, तो अब स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैटेलाइट्स की। ठीक है, सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। मतलब देखिए, हमने कहा प्लैनेट्स को हम वॉन्डरर्स भी कहते हैं, और इससे हमको ये समझ में आया कि प्लैनेट्स कहीं ना कहीं तो घूम रहे हैं, किसी चीज के अबाउट घूम रहे होंगे। सो जो प्लैनेट्स होते हैं दे मूव अराउंड द सन, और जो सैटेलाइट्स होती हैं दे मूव अराउंड द प्लैनेट्स। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट एंड इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है एक्चुअली में वो हमारी अर्थ का ओनली एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। अब देखिए, सैटेलाइट्स भी ऐसा है कि सैटेलाइट्स ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो मून जो है वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, एक है, लेकिन जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो जनरली आर्टिफिशियल बॉडी होती है। ठीक है, उनको हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम किसी भी प्लैनेट के बारे में या यूनिवर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, और अगर ये सब भी नहीं तो कम्युनिकेशन के लिए तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है उसको आप एक रॉकेट की मदद से यूनिवर्स में भेजते हो या सोलर सिस्टम में भेजते हो, और फिर क्या करते हैं हम कि जो ऑर्बिट होता है अर्थ के अराउंड का, अर्थ अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें आप उसको प्लेस करते हो। ठीक है, so some of the Indian satellites in space are INSET, IRS, EDUSAT, etc. मतलब देखो आप, क्या हुआ कि सैटेलाइट बेसिकली वो होते हैं जो जनरली प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। तो हमने ये कहा कि क्योंकि मून तो चलिए हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो तो अर्थ के अराउंड मूव करेगा ही करेगा, ये नेचुरल सैटेलाइट है। अब बात हुई कि भाई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अबाउट अर्थ, अबाउट सन, अबाउट मून, इस तरीके से। तो अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम क्या करते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं जनरली एक सैटेलाइट डिजाइन करेंगे विद ऑल द गैजेट्स जो उसमें लगाना जरूरी है। उसके बाद वो क्या करेंगे कि उस सैटेलाइट को एक रॉकेट की मदद से अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसमें प्लेस कर देते हैं। ओके, सो क्या होता है कि जैसे हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, वैसे ही जो सैटेलाइट्स हम प्लेस करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करते रहेंगे, और उसके बारे में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। Some of the Indian satellites in space are INSET, IRS, EDUSAT, etc. इसको आप ध्यान रखें, कुछ सैटेलाइट्स के नाम दिए हैं आपके, INSET, IRS, EDUSAT, ये हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं, और भी बहुत से, तो इसको आप ध्यान रखें। ओके, तो बात हो गई सैटेलाइट्स की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोलार सिस्टम की। देखिए, अभी हमने बात करी स्टार्स की फिर हमने बात करी प्लैनेट्स की, फिर हमने बात करी सैटेलाइट्स की। तो अब एक सवाल उठता है कि जब ये सारी चीजें एक ही जगह पे हैं तो इसको एग्जैक्टली क्या कहा जाए? अब अलग से प्लैनेट्स, अलग से सैटेलाइट कौन डिनोट करे? तो बेसिकली इसको थोड़ा और इजी बनाते हुए हमने ये कहा दैट द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। मतलब जो हमारा सन है, कुछ हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो सैटेलाइट्स हैं उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, और कुछ और बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स कहते हैं, वो सोलर सिस्टम को फॉर्म करने का काम करते हैं। मतलब इनका जो ग्रुप है ये कहलाता है सोलर सिस्टम, जिसको जनरली हम क्या कह देते हैं, सोलर फैमिली भी कह देते हैं।
with the sun as its head. ठीक है, मतलब हमने ये कहा कि जो हमारा सोलर फैमिली है उसका हेड कौन है? सन है। तो बात हो रही है सोलर सिस्टम की। ये देखिए, ये है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा सोलर सिस्टम अगर हम देखें इसको यूनिवर्स से। तो ये हमारा सन है। फिर इसके अराउंड आप देखेंगे 8 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपने अपने ऑर्बिट्स में सन के अराउंड क्या करते हैं? मोशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, बीच में आपको यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। क्या है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। मतलब हमने क्या देखा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सन के अलावा 8 प्लैनेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, मीटियोरॉइड्स भी हैं। तो ये सारे जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? सोलर सिस्टम। और उसका हेड कौन होता है? सन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बात करते हैं सबसे पहले सन के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। देखिए, हमारा जो सन होता है, हमने कहा हेड ऑफ द फैमिली, सो बेसिकली क्या होगा? सेंटर में ही रहेगा। फिर सन इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत ही ज्यादा हॉट गैसेस से बना है। उसमें हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, जो काफी हॉट गैसेस में काउंट होती है। ओके, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब सवाल ये उठता है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि अगर ये 8 प्लैनेट्स और भी बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही हैं, तो ऐसा क्या है जो इसको बांध करके रखा हुआ है? सो इट्स जस्ट लाइक फोर्स जो होता है सन का खुद का, एक पुलिंग फोर्स जो है वो सन प्रोवाइड करता है सबको, ताकि ये चीजें जो हैं, ये जो बॉडीज हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहें और सन के एक पर्टिकुलर, कह सकते हैं आप, फोर्स ऑफ फील्ड में रहती है। ओके, इट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। देखिए, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। सबको पता है कि क्योंकि अगर सन नहीं होगा, अब क्योंकि सन हेड है, तो सन के अलावा तो और कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है जो अल्टीमेट सोर्स हो सके। स्टार्स हो सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, बट सन क्योंकि हम जानते हैं बहुत ही बड़ा स्टार है अपने आप में, और बेसिकली सारे प्लैनेट से काफी पास भी है बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो कौन है? सन है। ओके, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। अब आप कहेंगे सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, और मैं कह रही हूँ कि सन जो है वो अर्थ के काफी क्लोजेस्ट है। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। तो देखिए, ऐसा है कि जो सन है भले ही 150 मिलियन किलोमीटर अवे हो, बट बावजूद इसके इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और भी ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिस्टेंस सन के डिस्टेंस से ज्यादा होगी। ओके, तो ये बात हो गई सन के बारे में। अब बात करते हैं प्लैनेट्स पर। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनका खुद का कोई हीट नहीं होती, खुद की कोई लाइट नहीं होती, और वो क्या करती हैं, किसी स्टार से जो लाइट उनको मिलती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, वो प्लैनेट्स कहलाती हैं। तो उसी के बेसिस पे देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो डिस्टेंस वो फॉलो करती हैं सन से, उसके बेसिस पे हमने उनको नाम दिया, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। हमने आपको अभी दिखाया, एंड दीज पाथ्स आर elongated, सो दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो पाथ होते हैं जिस पर प्लैनेट्स मूव करते हैं वो कहलाते हैं उनके ऑर्बिट्स। ओके, देखिए अब कुछ फैक्ट्स जो हमें याद रखने चाहिए वो ये है दैट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। इट इज नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। यानी कि हमारी अर्थ के 365 डेज जो होते हैं, जिसमें हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते होते अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है, अब वो क्योंकि सन के सबसे नियरेस्ट है तो उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। ओके, इसको ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं वीनस की। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसका जो साइज है और जो शेप है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ।
लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, क्योंकि वीनस इज ऑन सेकेंड नंबर, है ना, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वीनस एंड थर्ड इज अवर अर्थ। तो होता क्या है कि वीनस और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी इतना ज्यादा है कि भले उसका साइज और शेप अर्थ के जैसा हो सकता है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज हैं, या जो भी उसके हमको चाहिए ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वो वहां पे लाइफ पॉसिबल हो पाए, वो नहीं है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, क्योंकि सन से डिस्टेंस उतनी कम नहीं हुई है। फिर थर्ड नंबर पे जो हमारा प्लैनेट आता है वो है अर्थ। अब देखिए बेसिकली सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्या है कि इन 8 प्लैनेट्स में से लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है। सो बेसिकली क्या है कि अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है वो ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अर्थ सन से इतने डिस्टेंस पर है कि वहां पर जो वाटर बॉडीज या जो ग्लेशियर्स हैं वो पर्टिकुलर आपको वाटर भी मिल रहा है, ग्लेशियर्स भी अपनी जगह पर सिचुएटेड है, ग्लेशियर्स में कोई मेल्टिंग नहीं हो रही है। उसके बाद इतनी हीट उसको मतलब प्रोवाइड हो रही है कि जो वेजिटेशन है वो पॉसिबल है। ह्यूमंस के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो लाइफ पॉसिबल होने के मेन रीजन की अगर हम बात करें तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन है। और फिर उसके बाद क्योंकि इसी डिस्टेंस की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है और भी बहुत सी चीजें हैं जो बनी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली अगर हम अर्थ के इस बात की बात कर रहे हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे पॉसिबल है, तो उसका पहला जो रीजन है वो यही है कि अर्थ का सन से डिस्टेंस ये अपने आप में ही सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि उसके फिर जो लाइफ पॉसिबल है वो क्यों है। ओके, अब देखिए टिल रिसेंटली August 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Unit, a decision was taken and Pluto to be called as dwarf planet. मतलब अगस्त 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्लैनेट जिसका नाम था प्लूटो, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ड्वार्फ प्लैनेट्स में कंसीडर करना स्टार्ट किया। सो उसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स रह गए। ओके, सो ये बात की हमने सोलर सिस्टम की, जिसमें हमने देखा सन के अलावा जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और मर्क्यूरी और वीनस का ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं हमारे अपने प्लैनेट के बारे में, विच इज द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मैंने आपको बताया। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। डिस्टेंस में थर्ड नियरेस्ट टू द अर्थ सन है और साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। हम जानते हैं अर्थ का जो शेप है सेंटर्स में ये बल्जी होता है और पोल्स की तरफ ये फ्लैटेंड है, इसलिए इसको हम जियोइड शेप का कहते हैं। और जियोइड वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। ओके, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर। The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. मैंने आपको बताया अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो ना तो बहुत हॉट है ना बहुत कोल्ड, और उसी की वजह से यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ है, एटमॉस्फेयर भी उसका इसी कारण से बना है। और जब एटमॉस्फेयर बना तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी गैसेस आई जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। और इसीलिए अर्थ जो है वो अपने आप में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट माना जाता है। ओके, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। सो हम जानते हैं हमारी अर्थ का जो 71% है वो क्या है, वाटर बॉडी, और बाकी का जो 29% है वो क्या है, लैंड मासेस। तो होता क्या है कि क्योंकि अगर आप इसको आउटर स्पेस से देखेंगे तो वाटर बॉडीज की वजह से जो अर्थ आपको दिखाई देती है वो जनरली दिखाई देती है ब्लू कलर की, सो इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ओके, ये बात हो गई द अर्थ, हमारी अर्थ के बारे में। फिर हम बात करते हैं मून पर। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। सो हमारी अर्थ का जो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है, मून है। The diameter is only 1/4 that of the earth. अब जो मून का डायमीटर है, यानी कि अगर ये मून है
तो इसका जो डायमीटर है, ये लेंथ, ये कितनी होती है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. अब ये जो हमको मून दिखाई देता है, ये जनरली हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से ये हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट है. ठीक है, फिर डिस्टेंस की बात करते हैं. सो इट इज 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, जबकि सन 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है. ओके, तो इसको ध्यान रखें. Distance between the moon and the earth is 3,84,400 kilometers. The moon moves around the earth in about 27 days. जो moon होता है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज में रिवॉल्व करता है. मतलब कि यहाँ पर अगर सन है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक ऐसी इलिप्टिकल क्लास में, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर ट्रैवल कर रही है. ओके, ये हो गई हमारी अर्थ. तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड ट्रैवल कर रही है, और जो मून होता है वो किसके अराउंड ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है हमारी अर्थ के अराउंड. और क्योंकि अर्थ अपने आप में भी मूव कर रही है, सो समवेयर लाइक दिस आप कह सकते हैं कि एक और ऐसा ऑर्बिट होता है जो कि मून फॉलो करता है ताकि वो अर्थ के अराउंड ट्रैवल कर सके. ठीक है, तो ये बात होती है सन, मून और अर्थ की. और इसी के कारण हमको एक पोजीशंस कई बार ऐसी मिलती हैं जबकि सन, मून और अर्थ जो होते हैं वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं. क्योंकि भाई देखिए, सन मूव कर रही है अर्थ के अराउंड, तो ये दोनों तो चलिए आपस में इनका रिलेशन है. लेकिन जब ऐसा होता है कि मून ट्रैवल कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, और होता क्या है कि मान लीजिए इस पोजीशन पर आकर के मून, मतलब इस पोजीशन पर मून आए, तो क्या होगा? अर्थ, सन और मून तीनों एक लाइन में आ जाएंगे. सो उसकी वजह से हमको सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स भी देखने को मिलते हैं. तो वो बात की बात है. पहले बात करते हैं हम मून की, जो हम कर रहे थे. दैट जो मून होता है उसको अर्थ के अराउंड ट्रैवल करने में 27 डेज लगते हैं. It takes exactly the same time to complete a one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. मतलब ये कि 27 डेज में जो मून होता है वो हमारी अर्थ के अराउंड भी घूमता है और अपनी सरफेस पे भी घूमता है. तो होता क्या है कि इसी के कारण हमको मून का हमेशा सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है. ओके, सो ये बात हो गई हमारी मून के बारे में. अब बात करते हैं हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स पर. Apart from the stars and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो देखिए, अभी हमने बात करी स्टार्स की, प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की. उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं. ओके, सो वो बॉडीज जो सन के अराउंड मूव कर रही हैं, उन टाइनी बॉडीज को ही हमने नाम दिया है एस्टेरॉइड्स. और ये जो एस्टेरॉइड्स बॉडीज होती हैं, ये हमको कहाँ देखने को मिलती हैं? मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट हमने अभी देखा था, उसी में ये एस्टेरॉइड्स रहते हैं. ओके, The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. अब ऐसे rocks के छोटे छोटे pieces, basically asteroids के लिए हमने rock word use नहीं किया, meteoroids के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसे rocks के छोटे छोटे pieces जो कि sun के around revolve करते हैं, meteoroids कहलाते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn, and it causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. देखिए, meteoroids क्या है? एक piece of rock है. अब जब ये अर्थ के नियर आते हैं रिवॉल्व करते हुए, अपना ट्रैवल करते हुए, तो होता क्या है कि अर्थ का अपने आप में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. अगर ये उस ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस गए तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या मतलब फिर क्या होता है कि मीटेरोइड्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अर्थ की सरफेस पर गिर जाएं. देन इस प्रोसेस में, अब क्योंकि हम जानते हैं अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, सो इस प्रोसेस में क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से इनमें हीट जनरेट होती है और कभी कभी उनमें फायर भी प्रोड्यूस हो जाती है. सो जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? फ्लैश ऑफ लाइट. सो समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न falls on the earth and creates a hollow. अब क्या होगा कि अगर कोई मीटियोरॉइड है वो पूरे तरीके से जले बिना हमारी अर्थ की सरफेस पर गिरे और कोई हॉलो क्रिएट करे, तो
मतलब अगर हमारी अर्थ की सरफेस पर गिरे तो क्या होता है, हॉलो सेक्शन क्रिएट्स होते हैं। ओके, देखिए इस तरीके का अगर कोई मीटेरॉइड है, अब हमने कहा कि क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर या इसके एयर की वजह से जो भी फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हुए होंगे तो इसमें फायर प्रोड्यूस हो गई और ये क्या हुआ, फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट हो गया। ओके, इसी तरीके से मीटेरॉइड्स का ट्रैवलिंग होती है और कई बार जब ये हमारी अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं तो हॉलोस क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई हमारे सोलार सिस्टम की कि सोलार सिस्टम में सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब बात आती है गैलेक्सी एंड यूनिवर्स की। तो गैलेक्सी और यूनिवर्स क्या है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named as Akash Ganga. देखिए, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने स्टार्स हैं उसके अलावा उसका जो सारा का सारा कॉम्बिनेशन है और उसके अलावा और भी दूसरे सोलर सिस्टम्स जो होंगे उनको जब आप इकट्ठा करोगे तो एक क्लस्टर बनेगा स्टार्स का या बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज का, और उस बैंड को आप कहते हो मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा सोलर सिस्टम इज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकेला हमारा सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी फॉर्म कर रहा है, नहीं. सोलर सिस्टम बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे सन्स होंगे, बहुत सारे मून्स होंगे दूसरी जगह पे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी. तो वो सारे के सारे जब सोलर सिस्टम से इकट्ठे हो जाते हैं तो दे फॉर्म्स अ गैलेक्सी. अब होता क्या था एंशिएंट इंडिया के समय, मतलब पुराने समय में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. सो उसको हमने नाम दिया आकाश गंगा. ऐसा माना गया था कि नीचे धरती पर हमारी पानी वाली नदी जो है, मतलब रिवर जो हमारी फ्लो होती है, नीचे धरती पर गंगा नदी है और आकाश में, दैट मीन स्काई में जो आपको लाइट फ्लो होते हुए दिखाई देती है उसको हमने नाम दिया था आकाश गंगा. ओके, ये तो बात हो गई गैलेक्सी की. हमारी गैलेक्सी का नाम आप याद रखें कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है. अब गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी जो इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. लेकिन जब इन गैलेक्सीज के भी मिलियंस ऑफ नंबर्स इकट्ठे होते हैं तब बनता है यूनिवर्स. ओके, मतलब क्या हुआ कि जो सन होगा, जो प्लैनेट्स होंगे, जो स्टार्स होंगे, जो सैटेलाइट्स होंगे, इन सब ने मिलकर के क्या बनाया, इन सब ने मिलकर के बनाया सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम. फिर ऐसे ढेर सारे सोलर सिस्टम्स कंबाइंड हुए और उन्होंने मिलकर के क्या बनाई, गैलेक्सी. ओके, फिर ढेर सारी गैलेक्सीज कंबाइंड हुई और उन्होंने मिलकर के क्या बनाया है, यूनिवर्स. मतलब ये कि अगर हम बात करें कि हमारा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के कंपेयर की, मतलब यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम का क्या रोल है, तो हमको मालूम पड़ता है दैट वी आर जस्ट लाइक अ स्टार, ओनली अ स्टार इन यूनिवर्स. मतलब हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेओरॉइड्स हैं, बहुत सारे स्टार्स भी हैं, उसकी यूनिवर्स में सिर्फ एक स्टार के बराबर वैल्यू हो जाती है, या आप कह सकते हो उससे भी कम. मतलब ये समझिए आप कि कितना बड़ा पार्ट है हमारा यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं, वो एक्चुअली में कितना बड़ा है. तो अभी तक कुछ चीजें इसमें अभी पैरेलल यूनिवर्स की भी खुद बातें हो रही हैं जिसके बारे में अभी ढेर सारे रिसर्चेस चल रही हैं. तो दीज आर, अभी तो क्योंकि उनके बारे में कुछ पता नहीं है तो वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जो हमें पता है पहले हम उसको जाने, दैट इज हमारी गैलेक्सी विच इज द मिल्की वे गैलेक्सी. एंड फिर जब ये ढेर सारी गैलेक्सीज कंबाइन होती हैं सो दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ यूनिवर्स. देखो अब आप इस डायग्राम से आप देखिए तो थोड़ा समझ पाएंगे. हमारा जो सन है, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, हमारे जो उस सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सन, वो यहाँ पर सिचुएटेड है. ओके, और अब आप ये समझिए दैट दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी. तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम का मिल्की वे गैलेक्सी में कितना बड़ा रोल है. आपको समझ में आएगा दैट देयर आर न्यूमेरियस नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम्स जो कि मिलकर के एक गैलेक्सी बना रही हैं. एंड देन न्यूमेरियस ऑफ गैलेक्सीज
जो है वो मिल करके क्या बना रही हैं, यूनिवर्स बना रही हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो रोल है दैट इज सोलर सिस्टम, सॉरी सबसे पहले सन एंड प्लैनेट्स आ गए, उसके बाद सोलर सिस्टम बनेगा, देन मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सी फॉर्म होगी, देन मल्टीपल गैलेक्सीज फॉर्म्स द यूनिवर्स। ओके, सो इसी के साथ हमारी 6th की एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट होती है।